गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा है सर्किट एनालिसिस, बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इसका जो पहला चैप्टर था अपना सर्किट एनालिसिस, इसमें अपन ने अब तक पहला जो टॉपिक था सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, नेक्स्ट किरचॉफ लॉ, दो टॉपिक का अपन ने अध्ययन किया था। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा किरचॉफ के नियम के आधार पर, किरचॉफ के नियम के आधार पर परिपथ विश्लेषण, परिपथ विश्लेषण। सर्किट एनालिसिस with the help of किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के नियम के आधार पर परिपथ विश्लेषण, किसी भी सर्किट का हमें विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, उस सर्किट से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो मूलभूत नियम दिए थे, जिनके बारे में अपन ने कल अध्ययन किया था। आज अपन इनका सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। इसमें अपने पास में एक तो रहेगा संधि या फिर नोड विश्लेषण, एक अपने पास में रहेगा लूप ऑब्लिक पास विश्लेषण। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं नोड एनालिसिस, और ये अपना रहेगा लूप एनालिसिस। ठीक है, तो कल अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था किरचॉफ के नियम के आधार पर। ये टॉपिक अपन शुरू करते हैं। टॉपिक लिखो आप, लूप विश्लेषण। लूप एनालिसिस। इस लूप एनालिसिस में आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी अपन लूप एनालिसिस करेंगे किसी सर्किट का, तो सबसे पहले अपने पास में जो परिपथ जाल दिया हुआ है, परिपथ जाल का पास निर्धारण, कहने का मतलब अपने पास में जो भी सर्किट दिया हुआ है, जो भी जाल दिया हुआ है, तो उस जाल को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले परिपथ जाल का पास निर्धारण, अर्थात उसमें क्या करते हैं अपन लूप मानते हैं, बंद पास से बांधते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात आपको किसी भी पास में निर्दिष्ट धारा की कल्पना करते हैं, निर्दिष्ट धारा की
कल्पना करना है आपको। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, और तीसरी बात उसमें किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। ये 3 चीज़ें दिमाग में बैठाओ कि सबसे पहले हमें उस पूरे परिपथ जाल का पास निर्धारण करना है, कितने उसमें पास बन रहे हैं उसको निर्धारित करेंगे। किसी भी पास में, अर्थात प्रत्येक पास में भी बोल सकते हो, प्रत्येक पास में निर्दिष्ट धारा की कल्पना करनी है। उसके बाद में किरचॉफ का वोल्टता नियम उसमें लगाना है, और किरचॉफ का वोल्टता नियम आपको क्लियर रहना चाहिए, सिग्मा V = सिग्मा E। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो, अपन एक सर्किट लेते हैं, कोई भी नेटवर्क लेते हैं। सर्किट आप साथ साथ नोट करते रहो। ये अपने पास में एक नेटवर्क दे रखा है जहाँ पर Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये अपने पास में प्रतिबाधाएं दे रखी है, इम्पीडेंस दे रखे। हमें इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब, जब भी अपन क्या करते हैं, लूप एनालिसिस करते हैं, तो लूप एनालिसिस के द्वारा अपन किसी भी शाखा में, किसी भी ब्रांच में क्या कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी शाखा से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके? लूप एनालिसिस का। इस लूप एनालिसिस में लगाना क्या है? किरचॉफ का वोल्टता नियम। सबसे पहला काम क्या करना है? लूप का निर्धारण करना है इसे सर्किट में। तो लूप अपन मान लेते हैं, अपने पास में एक लूप दे रखा है A, B, F, E, ठीक है, या फिर A। नेक्स्ट एक लूप ये बनेगा B, C, E, F और B। एक लूप बनेगा C, D, E, C। पहला काम अपन ने लूप निर्धारण किया। पहला काम लूप निर्धारण किया, कर लिया। दूसरा काम निर्दिष्ट, किसी भी लूप में निर्दिष्ट धारा की कल्पना, करते हैं कल्पना। इस लूप में धारा अपन ने कितनी मानी? I1। इस लूप में I2। इस लूप में
I3। डायरेक्शन अपन ने मान रखी है इस प्रकार से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान रखी। तो ये अपन ने काम किया लूप निर्धारण का, धारा की दिशा का। आगे अपन लगाते हैं पहले लूप में प्रथम पास में KVL, अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले लूप में KVL लगाते हैं। तो पहले लूप में KVL लगाते हैं। KVL क्या करता है कि निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग अर्थात वोल्टता पतन का बीजीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। Z1 अपने पास में जो इम्पीडेंस दे रखी है उससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। अपन ने डायरेक्शन ये मान रखी है, तो यहाँ पर जो वोल्टता पतन होगा वो क्या लिखेंगे अपन, Z1 I1। कौन से फॉर्मूले से, V = IR से। तो यहाँ पर अपन KVL ये कहता है, KVL कहता है कि सिग्मा V = सिग्मा E, ये KVL कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Z3 इम्पीडेंस करंट कितनी, I1 मानने की धारा की दिशा में, तो धनात्मक हो जाएगा वोल्टता पतन Z3 I1। ठीक है, लेकिन इस Z3 से एक करंट ये जो I2 है वो इस डायरेक्शन में है, बल्कि अपन ने यहाँ पर इस लूप में जो डायरेक्शन माननी है वो क्या है, ये वाली डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये धारा मानी गई धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इस I2 के कारण जो वोल्टता पतन होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस Z3 I2 बराबर सिग्मा E, और सिग्मा E का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगी, Z1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2 = E, समीकरण नंबर 1 राइट डाउन आप कर लेना। ठीक है, एक अपन क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 × I3 = E, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो ये अपने पास में अपन ने पहले लूप में KVL लगाया। नेक्स्ट राइट डाउन करो, अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। दूसरे लूप में KVL लगाते हैं। सेकेंड लूप में KVL लगाते हैं। Z2 कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, Z2 I2। ये I2 करंट इसमें से फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप Z4 I2। लेकिन यहाँ पर I3 के कारण वोल्टेज ड्रॉप माइनस Z4 I3। आगे अपन चलते हैं, मानने की धारा की दिशा ये है, तो I2 के कारण Z3 पर वोल्टेज ड्रॉप Z3 I2, और यहाँ पर ये मानने की धारा की दिशा है, लेकिन इस I1 के कारण मानने की धारा की दिशा के विपरीत है, तो I1 के कारण इस पर वोल्टेज ड्रॉप माइनस Z3 I1, माइनस Z3 I1, Z3 I1, और कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो = 0। नेक्स्ट, इस समीकरण को अपन क्या लिखेंगे, माइनस
Z3 I1, I2 के साथ में Z2, Z4, Z3 I2 के साथ में, तो ये आ गया अपने पास में Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू I2, I3 माइनस Z4 I3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट लिखूं, अप्लाई KVL इन थर्ड लूप। तीसरे लूप में KVL लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। मानने की धारा की दिशा, तो I3 के कारण इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, Z5 I3। इस I3 के कारण मानने की धारा की दिशा ये है, तो Z4 I3। इधर ये मानने की धारा की दिशा है और यहाँ पर I2 की डायरेक्शन ये है, और I2 के कारण इस पर वोल्टेज ड्रॉप तो कितना हुआ, Z4 I2। लेकिन ये मानी गई धारा की दिशा के क्या आ गया, विपरीत आ गया, इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कोई अपने पास में विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0। समीकरण नंबर अपन क्या कर सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसे समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर लिखते हैं। I1 के साथ में कोई इम्पीडेंस नहीं, तो ये आ गया अपने पास में 0 I1 I2 माइनस Z4 I2 Z3 के साथ में Z4 प्लस Z5 I3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। अब अपने पास में जो समीकरण नंबर 1, 2, 3 है ना, अब ये काम की चीज है। अपने पास में समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3। अब देखो, जब अपन ने लूप एनालिसिस शुरू किया था तो यहाँ पर इस लूप में धारा कितनी मानी, I1 मानी अपन ने। ठीक है, तो I1 मानी, इसमें I2 और इसमें I3। लेकिन ये अपन ने क्या है, कल्पना की थी कि I1 इसमें धारा फ्लो हो रही है, लेकिन हमें इसका मान पता नहीं है। अब अपने पास में 3 अननोन राशियाँ I1 I2 I3, ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको दिए हुए मिलेंगे कि Z1 का मान कितना है, Z2 का मान कितना है, Z3 का मान कितना है, Z4 का मान कितना है, Z5 का मान कितना है। कैसा भी सर्किट आपको मिल सकता है, ये मान आपको दिए हुए मिलेंगे। अब अपने पास में क्या है, 3 अननोन राशियां हैं I1 I2 I3 और 3 समीकरण है, समीकरण 1, 2, 3। तो इन तीनों समीकरण को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में किसके मान प्राप्त होंगे, I1 I2 और I3 के मान प्राप्त होंगे। जब I1 I2 और I3 के मान प्राप्त हो जाएंगे तो अपन बोल सकते हैं कि इस शाखा से प्रवाहित धारा का मान कितना है, I1। जब अपन इस शाखा की बात करेंगे तो इधर से क्या है, I1 और इधर से I2 था। इस शाखा से I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रही है, तो I1 और I2 का मान पता होगा, तो I1 माइनस I2 का मान पता होने से इस शाखा से प्रवाहित धारा का मान पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें Z2, तो Z2 से प्रवाहित धारा कितनी है, I2 का मान अपन किससे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 में I के जो गुणांक हैं, I के गुणांक I1 I2 और I3, इसी प्रकार I1 I2 और I3, तो इन गुणांकों को क्या करते हैं, Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। देखो समीकरण लिखो, समीकरण 1, 2 तथा 3 के धारा
गुणांकों को जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर, तो अपने पास में एक जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स मिलेगी। देखो ये यहां पर लिखते हैं अपन, जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स। जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स। समीकरण नंबर 1, I1 के गुणांक में Z1 प्लस Z3, I2 के गुणांक में माइनस Z3 और I3 के गुणांक में 0। समीकरण 2, I1 के गुणांक में माइनस Z3, I2 के गुणांक में Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और I3 के गुणांक में माइनस Z4। समीकरण 3, I1 के गुणांक में 0, I2 के गुणांक में माइनस Z4 और I3 के गुणांक में Z4 प्लस Z5। तो ये अपने पास में जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? प्रतिबाधा मैट्रिक्स ही कहेंगे। अब अपने पास में समीकरण 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 को हल करना है और हल करने के बाद में I1, I2 और I3 का मान याद करना है। तो I1, I2 और I3 का मान अपन क्या करेंगे? मैट्रिक्स या सारणिक विधि से याद करेंगे। वो काम अपन कल करेंगे। थैंक यू।